हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस वाइज इसके जो है जीके के चैप्टर को पोर्शन को देख रहे थे, ठीक है। और इसमें जो है ये सिलेबस वाइज स्टार्ट किया था। इसमें हिस्ट्री के पोर्शन सिलेबस में जिस तरीके से दिया गया है उस तरीके से एक एक करके हम जो है टॉपिक को देख रहे थे। अब इसमें देखिए गुप्त वंश हो चुका है, मौर्य वंश हो चुका है, इसके पहले धर्म भी हो चुके हैं और तो इतने सारे चीज़ें उसमें हो चुकी हैं। आप लोग इसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है हर्षवर्धन का नाम। तो हर्षवर्धन के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि पेट में सिलेबस में ये डायरेक्ट इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर्षवर्धन को जानने से पहले हम इसके पूर्व कुछ चीज़ें जान लेते हैं जिससे कि हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो हर्षवर्धन का जो काल था वो गुप्तोत्तर काल था, यानी कि गुप्त वंश के समाप्ति का दौर था और उसके बाद हर्षवर्धन का काल आया। तो हर्षवर्धन एक्चुअली जो है ये पुष्यभूत वंश या फिर वर्धन वंश का ये शासक था। और स्कंदगुप्त जो था गुप्त वंश का, वो गुप्त वंश की सत्ता क्या है क्रमिक पतन प्रारंभ हुआ स्कंदगुप्त के बाद, ठीक है। एक एक कर गुप्त वंश का क्या प्रभाव क्षेत्र सीमित होने लगा और हुड़ नेता जो था तोरमाड़ व मिहिर कुल के आक्रमण तथा मालवा के जो यशोवर्मन के उदय ने जो है गुप्त साम्राज्य पर तीव्र आघात किया। इसके बाद फलतः गुप्त साम्राज्य के अवशेषों पर विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, जिन्होंने हर्षवर्धन के उदय के अवशेषों पर विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ और जिन्होंने हर्षवर्धन के उदय के पूर्व भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे राज्यों में अगर देखा जाए तो प्रमुख है थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूत वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त या मगध के गुप्त शासक और बंगाल के गौड़ का राज, ठीक है। इनके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी भारत में सिंध, कामरूप, उड़ीसा, कश्मीर, नेपाल का भी राज्य महत्वपूर्ण था। सौराष्ट्रों में जो है मैत्रकों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्यों का प्रभाव हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आया थानेश्वर का पुष्यभूत या वर्धन वंश, जानते हैं इसमें क्योंकि इसमें हर्षवर्धन का वर्णन इसी शाखा में है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला राज हुआ पुष्यभूत वंश का नरवर्धन, ठीक है। नरवर्धन के बाद इसका राज्य दूसरा बना राजा राज्यवर्धन फर्स्ट। इसके बाद आदित्यवर्धन बना। इसके बाद प्रभाकर वर्धन आया। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उसमें 2 पुत्रों में राजवर्धन एक सेकंड हुआ, दूसरा हुआ हर्षवर्धन और पुत्री का नाम राजश्री था, ठीक है। तो इस तरीके से हर्षवर्धन का यहाँ से काल प्रारंभ होता है और इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब वर्धन वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूत वर्धन था और इसी के नाम पर पुष्यभूत जो है वंश पड़ा। राजधानी इसने जो है थानेश्वर में रखा था, ठीक है। और वंश का प्रभावशाली राजा की बात करेंगे तो प्रभाकर वर्धन था। इसके 2 पुत्र हुए प्रभाकर वर्धन का, पहला हुआ राजवर्धन सेकंड और दूसरा हुआ हर्षवर्धन और एक पुत्री हुई राजश्री। हर्षवर्धन जो है ये 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा, ठीक है। हम इसमें बेसिकली हर्षवर्धन के बारे में ही जानेंगे क्योंकि सिलेबस में यही हर्षवर्धन का ही नाम मेंशन है, बाकी पूरे वर्धन वंश का नाम मेंशन नहीं है। इसलिए हम हर्षवर्धन के बारे में जितनी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले बात जान लेते हैं कि गद्दी पर कब बैठा। तो ये 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था यानी 16 वर्ष की उम्र थी और 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा थानेश्वर की, ठीक है। इसका अन्य नाम इसे शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। उपाधि इसको दिया गया परम भट्टारक नरेश, ठीक है। परम भट्टारक की उपाधि जो है ये हर्षवर्धन को मिला। राजधानी परिवर्तन इसने कराई थी, थानेश्वर से इसने कन्नौज किया था अपनी राजधानी को, ठीक है। और इसके बाद चीनी यात्री इसके काल में जो इसके शासन काल में चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, वो भारत आया था। ह्वेनसांग कौन था? तो हर्षवर्धन के समय जो है विख्यात ये चीनी यात्री था ह्वेनसांग और ये जो है बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 630 ईस्वी में आया था, ठीक है। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन और 630 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत आया था। और ये भारत में कब तक रहा था? तो 644 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। यानी कि 16 वर्ष तक ये भारत में रहा और 6 वर्ष इसने नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया। फिर ह्वेनसांग जो है सिल्क मार्ग से भारत में हिंदुकुश पर्वत पार कर सर्वप्रथम कपिसा पहुंचा। ह्वेनसांग को दुर्गा की बलि देने के कारण डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था और चीन लौटकर इसने जो है CU की नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसकी पुस्तक का क्या नाम है?
यू की, ये पुस्तक याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, सी यू की। इसके बाद अगर हम देखें तो ये चीज़ें हो गई। अब ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो है इसको किसको कहा जाता है, ये ह्वेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 641 ईस्वी में ह्वेनसांग ने अपने दूत जो है चीन भेजे थे। और हर्ष क्या था, प्रारंभ में शिव भक्त था। ठीक है, हर्ष जो था वो शिव का उपासक था, क्योंकि इसके जितने पूर्वज थे वो सभी शिव के उपासक थे, तो इसलिए ये भी शिव का उपासक था। बाद में चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा को स्वीकार कर लिया और इसके बाद ये जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात जो है हर्ष निर्धनों तथा अभावग्रस्त लोगों को प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में होने वाले माघ मेले के अवसर पर जो है दान किया करता था। और मेले में वो अपनी सारी संपत्ति जो व्यक्तिगत थी संपदा और वस्तुएं दान कर देता था और अंत में अपनी बहन जो थी इसकी राजश्री द्वारा दिए गए वस्त्र को धारण करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हर्षवर्धन की माता का नाम भी याद रखिएगा, यशोमती था। क्या नाम था, यशोमती। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसका भाई का नाम राज्यवर्धन था जो कि हर्ष से बड़ा था। तो ये था हर्षवर्धन के बारे में। अब अगर हम बात करें इसमें तो हर्ष के दरबारी कवि का क्या नाम था, तो बाणभट्ट नाम था हर्ष के दरबारी कवि का। और इसके अगर हम बात करते हैं, इसके द्वारा रचित एक पुस्तक है जो कि बहुत रचना है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्ष चरित्र है और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक जो है बाणभट्ट ने रचा था, जो कि इसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था, भरचू। ठीक है, बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था, भरचू था। हर्ष द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हर्ष ने भी कुछ ग्रंथ रची, उनमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, जो कि ये संस्कृत भाषा में हैं तीनों। तो ये जो है हर्ष के द्वारा लिखी हुई रचनाएं थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट, हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट जो था वो हर्षवर्धन ही था। ठीक है, यानी प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो हर्षवर्धन ही था। इसके बाद इसमें देखें तो शासन की इसकी हर्षवर्धन के शासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी ग्राम, और इसके प्रधान को कहा जाता था ग्रामा छपटलिक। ठीक है, ग्रामा छपटलिक जो कहा जाता था ये इसके ग्राम का प्रधान होता था। और हर्ष के समय मथुरा जो है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए जो है फेमस था। ठीक है, प्रसिद्ध था हर्ष के समय। हर्षवर्धन के समय जो मथुरा था वो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए फेमस था। और हर्ष चरित्र में जो है प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाएगा तो हर्षवर्धन 647 ईस्वी तक जो है राजा था। ठीक है, 647 ईस्वी तक क्या था, ये राजा था। और इसने जो है अंत में जो है ये क्या था, कन्नौज का मार्ग छोड़कर विंध्याचल चला गया और वहीं पर आचार्य दिवाकर मित्र की जो है सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला और जब वो सती होने जा रही थी। ठीक है, हर्ष उसे वापस कन्नौज लाया। गृहवर्मन की हत्या कर उस पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का भी शासक बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से कन्नौज को जो है स्थानांतरित किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो हर्ष की 2 मुद्राएं, एक नालंदा और एक सोनीपत, 2 जगह से प्राप्त हुई हैं और दोनों जो है तांबे की हैं। 2 मुद्राएं प्राप्त हुई, दोनों तांबे की प्राप्त हुई। एक कहाँ से प्राप्त हुआ है, एक नालंदा बिहार से प्राप्त हुआ है और दूसरा जो है सोनीपत से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सोनीपत मुद्रा पर जो है शिव की वाहन नंदी का अंकित है, नंदी अंकित है। ठीक है, और नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष का नाम लिखा हुआ है और उसे माहेश्वर और सार्वभौम व महाराजाधिराज भी कहा गया है। तो इस तरीके से ये था कुछ हर्षवर्धन के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड था और जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और पेट का एग्ज़ाम्स जो है वो होने वाला है, 16 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए शॉर्ट नोट प्रैक्टिस सेट में जो भी हम जितना भी कवर करेंगे वो सब सिलेबस के अनुसार होगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।